इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि ये चैप्टर मैटर क्यों करता है और नीट में कितना सवाल पूछते हैं, जेईई मेंस में कितना पूछता है, सीयूटी में कितना पूछता है और बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नीट में दोस्तों आपको लास्ट 3 से 5 ईयर का डाटा मेरे पास यहाँ पर है। तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूं 102 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, 100% मेरा गारंटी है। और इस वीडियो को देखने के बाद वो सवाल आप कर पाएंगे क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं छूटा है, सारी चीजें कवर की हैं। आप बता देना क्या छूटा है। और जेईई के लिए आप दोस्तों जैसे कई हफ्तों तक चलता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो उसमें भी 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और सीयूटी में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बोर्ड में भी दोस्तों थ्योरेटिकली पूछ सकता है, वैसे पूछता है। ठीक है, तो आप क्लास 12 जो बोर्ड का सिलेबस होता है सबका सेम होता है, तो आप किसी भी उससे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और मैं पहले बता दूं आपको कोई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्रेस किया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। और कॉमन इसमें क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है जनरली क्या होता है दोस्तों, फील्ड डायरेक्शन पूछता है और एनर्जी डेंसिटी फोकस करता है, ईएम वेव दोस्तों, और मॉडर्न मतलब इसमें क्या होता है कि कंसेप्चुअल डेरिवेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, ये सब पूछ लेता है। और स्पेक्ट्रम वाला जो होता है, वेवलेंथ वाला जो होती है वो वाली सारी चीज़ें पूछते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इस वीडियो के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी सवाल आप कर लेंगे और आपके लिए चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम यहाँ पर दोस्तों अपना चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सर कैपेसिटर क्या होता है हमने देख लिया था अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पर एक सर्किट है, इसमें कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट आई फ्लो कर रहा है सर, तो करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो हमने मतलब यहाँ पर दोस्तों कंपास ले गए मैग्नेटिक कंपास को, तो डिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब हम दो यहाँ पर दोस्तों खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस में भी जब लेकर गए तभी भी वहां पर दोस्तों क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन भाई वायर में तो हो रहा है तो मतलब समझ रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ भी जब डिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट स्टेबलाइज होता है दोस्तों ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब इंड्यूस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आप कह सकते हैं, स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है सर आगे स्लाइड में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रिफ्ट करंट ये होता है कि ये क्या होता है कि ये कन्वेंशनल करंट होता है जो फ्लो करता है सर्किट में दोस्तों, जो कॉज करता है कैपेसिटर को चार्ज करने में। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। और यहां पर ये जो ई होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको चार्ज को हम लिख सकते हैं ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें हो गई। अब आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है सर। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात करें ना, तो देखिए क्या होता है सर कि जब हमने देखा कि जब कैपेसिटर को हमने चार्ज करने के लिए अलाउ किया तो उसमें दोस्तों क्या हुआ, करंट फ्लो कर रहा था वायर में, उसके जरिए चार्ज हो रहा था ऑब्वियसली। तो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया दोनों प्लेटें पे कैपेसिटर के, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, डिफ्ट करंट है जो कन्वेंशनल करंट होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा दोनों प्लेट पे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ पर दोस्तों प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में। तो वही अपना डिस्प्लेसमेंट करंट था हमने देखा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब बताया था इसके बारे में, बहुत सारी चीजें लिखी थी उन्होंने। तो लूप के लिए हम देखें तो क्लोज इंटीग्रल होता है, तो जिसको हम दोस्तों इंटीग्रेशन के साथ में यहाँ पर क्लोज का भी साइन लगा देते हैं। तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ के लिए बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई हो जाता है सर। तो म्यू नॉट के लिए यहाँ पर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे दोस्तों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो सकता है आपका, ठीक है, और ठीक है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो सकता है, और ई नॉट आपका परमिटिविटी होता है। तो वाई के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एक्स गैप वाई गैप के लिए, तो अलग अलग के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बी वाई के लिए 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक्स के लिए जो होगा म्यू नॉट आई होगा, ठीक है। और लेकिन मैक्सवेल एक साइंटिस्ट दोस्तों जो मेरे पुराने मित्र थे, इनके साथ मैंने पढ़ा हुआ था 1831 से लेकर 1879 में मतलब ये आए थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इनका पूरा नाम है, और मेरे अच्छे खासे मित्रता थी इनसे, पुराने दोस्त थे मेरे। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बताया था मतलब इसके बारे में। रीजन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, देखो जो बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या होता है, देखिए कैपेसिटर हमने दोस्तों देखा था दोस्तों, चार्ज होता है सी वी। सी है क्या दोस्तों कैपेसिटेंस, और वी आपका वोल्टेज है, क्यू आपका चार्ज है। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट होता है आपका आई डी क्यू बाई डी टी। तो आई डी क्यू बाई डी टी सर आपने लिख दिया करंट के बारे में, ठीक है। तो अब सी को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, और ये डीवी बाई डी टी क्या होता है सर कि ई नॉट बाई ए इंटू एल, कोई लेंथ होगा। फिर दोस्तों डीवी बाई डी टी जो आपका होता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की जो प्लेट थी उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है। और आई जो हो जाएगा आपका, तो ई नॉट ए डी ए बाई डी टी, और ई नॉट को डी फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो जाएगा, होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म तभी होगा
जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंज होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये एग्जिट नहीं करता है किसी स्टेडी करंट में, यानी ठहरा हुआ करंट में। फ्लो होना चाहिए मतलब दोस्तों उसमें फाई कांस्टेंट होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और फ्लो बिटवीन एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट वही होता है दोस्तों आपका ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट इसी वजह से आता है। और मैक्सवेल ने कई सारे इक्वेशन दिए थे, उसमें से 4 इक्वेशन थी, और 4 इक्वेशन में पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप जानते ही होंगे। तो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एट। गॉस लॉ दोस्तों टोटल फ्लक्स आउटसाइड इनसाइड वाला जो हमने देखा था वहां पर किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और तो क्या होता है सर कि ये फाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जिसको मैं यहाँ पर चार्ज है इनक्लोज डिवाइड बाई ई नॉट। ई नॉट क्या होता है सर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। देखो मैं अगर आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर शुरू में देखो था दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मतलब कुछ वेलोसिटी है उसकी कांस्टेंट है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड में है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों यही हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी पे पूरा दोस्तों अपना लेक्चर वेस्ट है, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आ जाते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैट देख लिया, मैग्नेटिज्म देख लिया। ये भाई साहब क्या किए थे इन्होंने, पूरा उठाया हुआ था आगे की चीजें को, मतलब समराइज करके बनाया हुआ था। और मेरी बातचीत हुई थी इनसे कि भाई ऐसा करते हैं, ठीक है बना देते हैं। मैं कहा ठीक है चलो, क्रेडिट नहीं चाहिए था मुझको, लेकिन मैंने बोला नहीं इनको कुछ। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है सर, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू डी एस स्मॉल डिस्टेंस, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होता है। यहां पर क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा शुरुआत में, मैग्नेटिक फील्ड हैव नो बिगनिंग, मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत नहीं होगी, और एंड विथ नो मोनोपोल्स, क्योंकि पता है आपको मोनोपोल्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और जैसे कोई मैग्नेट होता था बार मैग्नेट, तो उसमें 2 पोल होते थे, नॉर्थ और साउथ, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता था, आपको पता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कैसे पैदा हो गया फिर, ठीक है। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से हमने देखा था दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इसमें क्या होता था, क्लोज इंटीग्रल होता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट डी एल ई एम एफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि होगा माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही मतलब सेम है, ठीक है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है दोस्तों आपका, मैं लेकर आया हूं, जो कि इसमें बताया गया है कि गॉस लॉ ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और मैग्नेटिज्म के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और फैराडे लॉ क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर भी होगा माइनस, और ये हो जाएगा अपना दोस्तों फिर क्या है, एम्पियर जो हमने देखा था एम्पियर सर्किट लॉ होता था, उसको भी मैक्सवेल ने दोस्तों क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और ड्रिफ्ट करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमने देखा था यहाँ पर क्या होता है, ई नॉट डी फाई बाई डी टी हमने देखा था यहाँ पर दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट करंट अपना होता था, ये होता था अपना डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझको क्या बोलते हैं इसको अलग अलग कलर से, हरा हरा, तो ये हमने देखा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को, तो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ऑब्वियसली हमने देख लिया दोस्तों कि वही चेंज, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये सारे लॉ है दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, समराइज करके मैंने बता दिया आपको, और डिटेल में भी थोड़ा देख लिया हमने। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम देख रहे हैं सर, लेकिन इनका सोर्स क्या है, कैसे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आती है, कैसे बनती है। तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग चार्ज से, देखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो कुछ ना कुछ वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। तो जो चेंजिंग वेलोसिटी होगी, यानी कि जो उसका पार्टिकल जो होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, जो वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसमें कॉज करेगा डिस्टर्बेंस को, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रॉन होगा इन एन एंटीना, जो ऑक्सीलेट करेगा, मूव करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, एसएचएम ऑक्सीलेशन मतलब लो एम्पलीट्यूड के साथ में, तो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे भी हो सकता है, प्रोड्यूस करेगा रेडियो वेव्स को, तो वो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। तो रेडियो वेव्स का है, ईएम वेव का एक पार्ट है। ईएम वेव में आपका दोस्तों बहुत सारी वेव्स हैं, गामा, एक्सरे, यूवी और विजुअल, आईआर, एमडब्ल्यू, रेडियो वेव, तो ये सारे बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो आगे हम देखेंगे डिटेल में इसको थोड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट, एनथ ऑर्बिट हो सकता है, कुछ भी ऑर्बिट हो सकता है, 1 2 3, तो वहां से कैसे हो सकता है सर ये, देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है किसी हायर एनर्जी से, यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है, एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं अलग अलग, तो वहां से क्या होगा, जब वो लोअर पे आएगा, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर वन, तो वो रिलीज करेगा एनर्जी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वही जो इमिशन होगा, यानी कि रिलीज मतलब इमिशन निकलना, जो निकलेगा वो लाइट फॉर्म करेगा हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम
मतलब हाइड्रोजन एटम से, तो क्या होगा, वो इमिशन ऑफ लाइट फॉर्म करेगा, तो वो ट्रांसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो भी एक सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है सर, जैसे रिटार्ड करना मतलब रोक कर रखना, थोड़ा रिटार्ड करना, जैसे रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सरे। तो इसमें क्या होता है, जैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन सडनली जब डीएक्सेलरेट होगा, यानी कि कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, कोई बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, तो डीएक्सेलरेट हो जाएगा, अचानक से रुक गया, रिटार्ड हो गया। तो अपॉन हिटिंग जब वो टकराएगा एक टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेमस्ट्रैंगल रेडिएशन। ब्रेमस्ट्रैंग, खतरनाक नाम है भाई, रेडिएशन। तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा एक्सरे वजह से। इसी वजह से भी दोस्तों क्या हो सकता है, ईएमएफ का सोर्स हो सकता है। डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दोस्तों डी एक्साइटेशन होगा, गामा रेज जिसको हम नाम दे रहे हैं, तो नाम यहाँ पर अलग अलग भी रखा गया है। तो ये ठीक है, पहले वाला रेडियो वेव साइज में था, तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के लिए हम देखा था, तो इसमें था ये, और इसके लिए हमने देखा एक्सरे देख लिया था दोस्तों रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसमें क्या होगा, गामा रेज के लिए देख रहे हैं जब कोई न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियाई में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन वो चीजें डीके वाला कट गया, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे उसको हम रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम क्या होते हैं कि जैसे दोस्तों जो आप पीरियोडिक टेबल सबसे नीचे देखेंगे जो होते हैं सी, उनका थोड़ा सा नंबर भी हाई होता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, डी एक्साइट, तो रिलीज करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, और यूज होते हैं दोस्तों कैंसर ट्रीटमेंट में, जो कि इसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडियोथेरेपी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एलसी ऑक्सीलेशन, दोस्तों यहाँ पर अपना कैसेटर लगा है और यहाँ पर अपना क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। तो एलसी ऑक्सीलेशन में हम देखेंगे क्या होता है कि एलसी इसमें दोस्तों अपना इंडक्टर और कैपेसिटर है। तो देखिए हम अगर बात करें एलसी ऑक्सीलेशन में, तो एलसी ऑक्सीलेशन में क्या होता है सर कि देखिए सर्किट, यानी कि सर्किट में आपको इंडक्टर और कैपेसिटर दिख रहा होगा, तो जो एनर्जी ऑक्सीलेट होगी किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर के और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर के बीच में। तो ये जो ऑक्सीलेशन होगा, ये ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक है। तो ये ऑक्सीलेशन क्या करेगा सर, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म होगा इससे। लेकिन अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसी से रिलेटेड है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ईएम वेव ऑफ एलसी ऑक्सीलेशन के लिए, तो देखिए जब यहाँ पर क्या होगा, नेट चार्ज होगा ईएम वेव का जीरो होगा। कैसे जीरो होगा सर, देखिए ये इसलिए होगा, देखिए दिस इज बिकॉज जो वेव कंसिस्ट होगी ऑक्सीलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक्चुअली मूव नहीं कर रही है, तो नॉट एक्चुअली मूविंग चार्ज, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा जब मूविंग होता है तभी तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये ट्रांसफर्स होता है नेचर में। ट्रांसफर्स क्या होता है सर, ट्रांसफर्स मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर वो दोस्तों क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक दूसरे के दोस्तों सेम फेज में, फेज सेम होना चाहिए, डिफरेंट फेज होगा तो नहीं हो पाएगा, सेम फेज में परपेंडिकुलर, और दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करके दोस्तों मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब अभी मैं ऐड कर दूंगा उसको, एक क्या बोलते हैं एनिमेशन, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो देखिए इमेज भी लाया हूँ आगे। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीलेट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये वाला देखिए चल नहीं रहा है, लेकिन उसमें चल रहा था, अब यहाँ पर ऐड करने पर चल नहीं रहा है भाई ये एनिमेशन। तो ठीक है कोई बात नहीं सर, बता रहे हैं हम। देखिए तीन यहाँ पर एक्सेस लिया गया, जेड वाई एक्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, और जेड वाली मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक्स यानी कि दोस्तों एक्स एक्सिस पे प्रोपेगेट हो रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट हो रहा है वो आपका रेड कलर से दिखाया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन आपका क्या है दोस्तों, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो ये जब दोनों सेम फेज में ऑक्सीलेट करेंगे परपेंडिकुलरली, तो ये दोस्तों प्रोपगेट होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो ये फॉर्म करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, और यहाँ पर जो ई नॉट होगा दोस्तों, बी नॉट सी के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होंगे वो सेम फेज में रहना चाहिए। और ये चीजें हैं, ये जेड का मतलब जेड एक्सिस पे चल रहा है बी नॉट साइन ओमेगा टी, और ई वाई पे चल रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोस्तों ऐसे होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर चल रहा है, भी ऐड कर दूंगा मैं उसको, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे आगे, फिर वो क्या होता है कि वेव्स क्रिएट होने लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मैच होगी तभी दोस्तों बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और फेज भी सेम होना चाहिए दोनों का, वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब थोड़ा अलग चीज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ये यूनिट वेक्टर प्रेजेंट करता है। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का प्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर का साइन कैप होता है दोस्तों, कैप 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 कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में क्या करना है सर, देखिए बहुत आसान है। अगर आप देखिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अपने हाथ उंगली को या फिर अपने हाथों को, फिंगर को या फिर पाम को, जो हथेली कह सकते हैं उसको, आप राइट हैंड को लेना है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग में क्या करना है, स्लैप करना है अपने प्लेस को दोस्तों, या फिर फिंगर्स को, आप हथेली को राइट हैंड में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के दोस्तों में आपको क्या करना है, स्लैप करना है। तो जैसे स्लैप मतलब आप इसको कर्ल करोगे तो मुड़ोगे, तो क्या होगा कि जो आप स्लैप करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पर थंब जो होगा ये आपको दिखाएगा दोस्तों क्या, कि वेव का जो क्या है,
डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन बता, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, और कर्ल जब करेंगे तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों आपको क्या हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है दोस्तों, और इनवर्ड भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों हमने देखा था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। तो ये चीजें हैं सर। और थंब दोस्तों जो आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेव करता है, ये हमने देख लिया है। तो ये चीजें थी सर, हमने निकालना सीख लिया डायरेक्शन ऑफ। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेचर ऑफ वेव, वेव का क्या नेचर है, देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या होता है सर, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो 1/μ0 और E0, वही आपका क्या होगा दोस्तों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ये हो दोस्तों, बहुत आसान है। बीच यहाँ पर आप ये पढ़ते आ रहे होंगे बच्चों वाली क्लासों से, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ ईएम पे भी ना मीडियम, मीडियम मतलब कोई मीडियम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब वहां पर ये क्या था, वैक्यूम था, मतलब कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम खाली स्पेस, मतलब वैक्यूम है, कुछ नहीं है वहां पर। जैसे यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड में दोस्तों वैक्यूम है पूरा, ठीक है। वहां से लाइट ट्रेवल करके आती है 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचती है अर्थ पे, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए कितने मिनट में पहुंचती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम में हो जाएगा ये, और वैक्यूम में ये हो जाएगा। और हमने इसका डायमेंशन निकालना भी देखा था दोस्तों, कैसे होता है कि नहीं सर, कुछ वेलोसिटी होगी। तो V इक्वल हो जाएगा C/μ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू दिखा रहा है आपका, और ये मैग्नेटिक परमिटिविटी है दोस्तों, और ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ये चीजें हैं सर, हमने देख लिया है। नेचर था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कुछ वेव पैरामीटर जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको ओमेगा होता है, जिसको हम 2π/t लिख सकते हैं। 2π/t को दोस्तों 2πf लिख सकते हैं, जो कि आपका टी टाइम होता है 1/f फ्रीक्वेंसी के टर्म में। हर्ट्ज एक दोस्तों, एक हमारे पुराने दोस्त हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से लेकर 1894 में, पुराने मित्र ये भी थे, बहुत सारे दोस्त मेरे साइंटिस्ट रह चुके हैं। एंगुलर वेव नंबर, और ये होता है दोस्तों k = 2π/λ, जिसको हम दोस्तों लैम्डा को लिख सकते हैं 2πμ/c फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो यहाँ पर ये स्पीड ऑफ लाइट आपका हो जाएगा c = लैम्डा × म्यू, जो कि ω/k के बराबर होता है। अगर दोस्तों मीडियम चेंज हो रहा है तो आपका लैम्डा यानी कि दोस्तों वेवलेंथ चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो यहाँ पर ये c = λ1 × फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होगा सर, एनर्जी डेंसिटी, मैंने आपको बोला था एनर्जी डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव टोटल एनर्जी क्या होती है सर, तो ये होता है E0 E²/μ0, और यहाँ पर एवरेज जो हो जाएगा इसका एनर्जी डेंसिटी का, तो एवरेज को हम ऐसे शो करते हैं, हमने देख लिया था अल्टरनेटिंग करंट में। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं दोस्तों, अपना पूरा ये कर देंगे, /2 कर देंगे, मतलब 2 सोर्स हैं तो, ठीक है। तो टोटल करने पे हो जाएगा अपना V0 2μ0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम देखें दोस्तों एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो जाएगा ½ E0 E²। ये वाला दोस्तों सब हम वो अभी डायमेंशनल वीडियो हमने नहीं देखा था, इसका निकाल के क्या आता है, PYQ है ये PYQ था। मैग्नेटिक और मैग्नेटिक के टर्म्स में देखें दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो जाता है अलग अलग टर्म्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर है दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर है मैग्नेटिक। इससे आप दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छूटा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, एक हफ्ते ज्यादा वीडियो को बनाने में लगी थी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोस्तों हम देख रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक डेंसिटी आपका एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा V²/2 मिनट में। फास्ट इसलिए बोल रहा होता है, कम टाइम में आपको ज्यादा डिलीट कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ मैं, लेकिन चीजें सारी समझा रहा हूँ बेसिक से। नोट यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर एनर्जी दोस्तों हम अगर लिख रहे हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी दोस्तों किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैट वाली और मैग्नेटिक बराबर हो जाती है यहाँ पर। और अगर हम एवरेज में देखें दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, तो ये हो जाएगा 1/4 ε0 μ E0²। और दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज देखें यहाँ पर दोस्तों, मैग्नेटिक डेंसिटी का एवरेज देखें तो हो जाएगा V0²/4 μ0, सॉरी। अब ईएम वेव का स्पेक्ट्रम देखते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, कई सारे रेज होती हैं उसमें, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज में आपका दोस्तों विवग्योर आ जाता है। जैसे मिलावट के इस जमाने में वो 24 कैरेट गोल्ड थी, लिटमस पेपर से रंग बदलती, वो मेरे लिए विवग्योर थी। विवग्योर में आपका दोस्तों वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ठीक है, रेड, ऑरेंज, ये सब आ जाता है। विजुअल रीजन में सब आते हैं आपके। और इंफ्रारेड की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो अगर हम ऊपर से यानी कि गामा रेज से हम दोस्तों अगर हम रेडियो वेव की तरफ आते हैं तो एनर्जी होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दोस्तों क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है अगर इस डायरेक्शन में हम आते हैं गामा से रेडियो वेव की तरफ। लेकिन हम अगर रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो आपका वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इंक्रीज होता है। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज ट्रू द फॉल्स, मतलब मैच द कॉलम में भी ऐसे करके पूछ सकता है, अलग अलग वेव्स दे देगा, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए ट्रिक है आपकी गड्डी एसयूवी इन माय रेंज, इसके लिए ट्रिक होगी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों ट्रिक, ये मेरी खुद की ट्रिक नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक बोरोड है कहीं से। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। देखो जो मेरी चीज़ें नहीं रहेंगी मैं बोल दूंगा सीधा, ये ट्रिक मेरी नहीं है, मतलब कैसे उठाई गई है, तो ये है। और इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा ½ E0 ε0 E0²
इस सालन ड्रॉप की परमिटिविटी फ्री स्पेस दोस्तों 8.5 समथिंग वैल्यू होती है, उसकी कांस्टेंट होता है। और ई नॉट स्क्वायर बाई सी हो जाएगा हाफ बी नॉट ई नॉट बाई म्यू नॉट। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ है कि विजुअल रीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इनका भी हम वेवलेंथ वगैरह देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं फोर्स ऑन रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होती है। तो मोमेंटम इसका हो जाएगा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए हो जाता है 2E/c और फोर्स हो जाता है 2E/ct। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों चेंज इन जो है मोमेंटम होता है 2E/c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, हम यहाँ पर डेल्टा पी की जगह पर लिख देंगे 2E/c। तो 2E/c लिख देंगे, टी पहले से था तो ये अपना ये निकल के आ जाता है 2E/ct। प्रेशर की बात करो तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स यहाँ पर दोस्तों 2E/ct था और एरिया पहले से ही था दोस्तों, ये हो जाएगा 2E/c80। सर क्या बात कर रहे हो सर। और 80 यहाँ पर क्या होता है दोस्तों पर यूनिट टाइम। तो अगर हम देख रहे हैं इसको तो 2I/c हो जाएगा। 2I/c कैसे हो गया ये, देखो I/c होता है दोस्तों यहाँ पर ये अपना E/t इंटेंसिटी जो होता है अपना एनर्जी पर यूनिट टाइम। और मोमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके लिए ये हो जाता है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए अलग अलग कंडीशन से। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो हाईलाइट कर देते हैं सर, ब्लू से कर देते हैं, ब्लू से कर दीजिए। इसको एब्जॉर्बिंग वाले को थोड़ा सा ब्लैक से करूँ क्या, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करता हूँ, बहुत अलग भाई। कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, देखो अभी गर्मी चल रहा है तो अभी क्या होगा, जो ब्लैक क्लॉथ होती है ना वो ज़्यादा क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादातर। फोर्स की बात करें तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर CE/t। प्रेशर बाई फोर्स अपन एरिया रख देंगे, सारी चीज़ आ जाएंगी, I/c हो जाता है। सिंपल सा आपको ये दो याद रखना है दोस्तों, ठीक है। लास्ट अपना ये है 2I/c। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बताता है दोस्तों। पैरेलल अगर वेव हो रही है, पैरेलल टू वेव, ये पॉइंटिंग वेक्टर वेव के पैरेलल चलता है और परपेंडिकुलर चलता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। वेव के पैरेलल चलेगा और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड होता है इंटेंसिटी ऑफ EM वेव जो कि आपको निकल के आ जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर S = E0 × B 2 μ0 I, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम रेंज देखेंगे सर। देखिए हमने ये सारी चीज़ें देख ली, गामा रे से लेकर रेडियो वेव तक, ठीक है। गामा रे से लेकर रेडियो वेव तक हमने चीज़ देख ली। अब इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो 10⁻20 से लेकर 24 तक होती है। और एक्सरे की इतनी होती है, अल्ट्रावायलेट की इतनी होती है, विजुअल की होती है। विजुअल में आपके बहुत सारे आ जाते हैं। विजुअल वही रीजन होता है दोस्तों जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हमारी आंखों तक मतलब देख सकते हैं हम चीज़ों को। बाकी अगर इतने से ज़्यादा लाइट आएगी तो नहीं देख पाएंगे, कुछ अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, वो देख पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी देखिए हमारे आसपास भी चल रही होंगी, तो क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमारा आंख मतलब उतना वेवलेंथ उतना मतलब वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एडजस्ट उस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी रेंज को। तो हम नहीं, और आवाज़ें बहुत सारी आसपास हमारे ऐसी गूंज रही हैं, हम 20 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं सुन पाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं आसपास हमारी, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें घटना घट रही हैं अनंत ब्रह्मांड में, वो चीज़ों को हम देख सुन नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी रेंज उतनी नहीं है। और माइक्रोवेव से हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ में आपका सारा ये सारे आ जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर आपको फोकस क्या रखना है, वेवलेंथ डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इन सभी को अगर मैं हाईलाइट करता चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ गामा रेज की 10⁻12 से ज़्यादा मतलब लेस देन 10⁻12 मीटर होती है। इसको 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रावायलेट की 400 से लेकर 1 नैनोमीटर और 750 से 400 अपना विजुअल और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और 2.5 माइक्रोमीटर से 750, 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर से 1 mm से लेकर के 25 माइक्रोमीटर। और रेडियो वेव की दोस्तों बात करें तो मोर देन 1 mm हो जाती है। रेडियो वेव की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, तो मोर देन 1 mm हो जाता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हायर एनर्जी के लिए बात हो रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन, डिटेक्शन, यूजेस, क्या क्या यूजेस सर, कैसे कैसे यूज होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, क्या यूज होते हैं, कैसे उनको पता लगा सकते हैं क्या होगा। तो देखिए रेडियो वेव जो होता है, रेडियो वेव क्या करता है सर, रेडियो वेव एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीना से प्रोड्यूस होता है। और इसका डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, रिसीवर होता है एंटीना, उससे पता लगा सकते हैं रेडियो वेव। तो जैसे रेडियो अपना होता है ना, तो वही चलता है, उसको एंटीना वगैरह उसमें लगता है। रेडियो पहले पुराने होते थे तो एंटीना लगा रहता था उसमें, अगर वो निकाल देते थे तो आवाज़ मतलब बहुत अजीब तरीके से आती थी, तो पकड़ता नहीं था। जैसे FM हो गया आपका, FM रेडियो, AM हो गया, टेलीविजन हो गया, सेलुलर नेटवर्क हो गए आपका, जो मोबाइल सेल्स हम यूज करते हैं हम लोग, सेलुलर फोन्स हमारे हैं, सेलुलर फोन्स ही बोले जाते हैं स्मार्टफोन्स को भी। माइक्रोवेव की बात करें दोस्तों, ये प्रोडक्शन इसका होता है क्लेस्ट्रॉन से, मैग्नेट्रॉन से, गन डायोड से। लेकिन जो ये डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड से डिटेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोवेव को ही यहाँ पर। और इसको रडार नेविगेशन के लिए यूज करते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, डिफेंस वगैरह में। मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ बॉल्स, माइक्रोवेव ओवन इसका होता है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, ठीक है, पकाने उकाने के लिए खाना होना। और इंफ्रारेड, ये हीटेड बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। और बोलोमीटर डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, IR फोटोग्राफिक प्लेट से डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटो डायोड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं इसको हम। और रिमोट या फिर हाई फाई सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। हाई फाई सिस्टम क्या है सर, हाई फाई सिस्टम सर
वाईफाई तो सुना था, ये हाई फाई क्या होता है। विजुअल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन और डिटेक्ट कर सकते हैं इसको ह्यूमन आई से, बिल्कुल हमको देख सकते हैं, विजुअल रीजन है। फोटो ट्रैफिक फिल्म से भी है, फोटो सेल से भी। टू हम ऑब्जेक्ट को सी करते हैं इसके यूजेस में, इसकी वजह से। अगर विजुअल रीजन ना हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे कुछ, नाइट विजन गॉगल से देख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईएस टू, फिर उसके लिए भी चाहिए होगा दोस्तों क्या, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट देखने के लिए तो डिटेक्ट हो सकता है कितना वेवलेंथ में, उसमें भी यूज होती हैं चीज़ें। डायोड एंड फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट कर सकते हैं। यूवी को हम अल्ट्रावायलेट रेज, तो यूवी फिल्टर, लेजिक सर सैनिटाइजेशन, और यूवी रेज इथिडियम ब्रोमाइड वगैरह नहीं होता था, उस पर यूवी रे डालने पे ऑरेंज बैंड हो जाता था, तो यूज में भी लिया जाता है इन सब चीज़ों को। एक्सरे रेज की बात करें तो एक्सरे ट्यूब इनर सेल से प्रोड्यूस होता है, और ग्रीगर काउंटर इसमें आयोनाइजेशन चैम्बर देखने को मिलेगा। फोटोग्राफिक प्लेट्स होंगी, डायग्नोस्टिक होंगी टूल रेडियोथेरेपी का। और गामा रेज की बात करें तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और गामा रेज आपका तो न्यूक्लियर एक्सप्लोज होगा तो भी प्रोड्यूस होगा। इसमें भी जिगर काउंटर आयोनाइजेशन चैम्बर, फोटोग्राफी सेम है इसके लिए भी। इसी रेडियोथेरेपी में इसको यूज करते हैं। हाई लेवल इसका सैनिटाइजेशन होता है। भाई गामा रे समझ रहे हो नहीं, ये सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव टाइप होते हैं थोड़े से, तो इसके लिए बहुत मतलब वो चाहिए होता है। एटमॉस्फेरिक लेयर दोस्तों आपका भी एनसीईआरटी में है। देखो जब आप लेयर्स गामा रेज वगैरह पढ़ोगे, यूवी रेज पढ़ोगे, अल्ट्रावायलेट रेज, तो उसके बीच बीच में ओजोन लेयर वगैरह के बारे में बताया गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो आप जैसा कि आप जानते हो कि जो अर्थ हमारा होता है बहुत बड़ा एक, ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर आती हैं। तो लेयर की हम बात करें दोस्तों, जो 300 किलोमीटर तक रेंज में हम देखते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर आता है, जो ये सबसे लोएस्ट वाला लेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर दोस्तों आपका सबसे पहले वाला लेयर आ जाता है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आ जाता है। ये आपको दोस्तों 0 से लेकर 12 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों अर्थ मतलब ग्राउंड से लेकर के 12 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स, क्लाउड्स होते हैं, सब आ जाते हैं, ठीक है। और वीदर एंड क्लाउड्स ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करने से हाइट, एयर डेंसिटी डेंस हो जाएगी बॉटम पे नीचे की तरफ। और कंफ्यूजिंग ये हो सकता है कि ये इसको हम ट्रोपोस्फेयर के साथ कभी कभी ले लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वीदर का बिग बॉस कर सकते हैं, और ट्रोपोस्फेयर ये सब ड्रामा वही करता है, ठीक है। मतलब बिजली कड़क रही है, ये हो रहा है दोस्तों, काले बादल आ गए हैं, और देखें बारिश वारिश हो रही है, ट्रोपोस्फेयर के नीचे हो रहा है सारी चीज़ें, और गरजते हैं बरसते नहीं बादल। तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर में आपको स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलेगी। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं इससे हम, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, आप ध्यान से पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। फिल्टर करते हैं यूवी रेज को दोस्तों, सुरक्षा कवच का काम करती हैं ये। और की पॉइंट इसका हम बोले कि ओजोन एब्जॉर्व करती है यूवी रेज को। तो प्लेन ऑप्शन प्लेन इसी रेंज में चलते हैं। अपन जो प्लेन फ्लाई हो रहे हैं, जैसे एरोप्लेन में बैठे होंगे नहीं बैठे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तो इसी रेंज में दोस्तों अपने जो एरोप्लेन होते हैं वो चलते हैं स्टेबल कंडीशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बादल वगैरह के ऊपर चलते हैं। बादल वगैरह में थोड़ा बिजली कड़केगी तो दिक्कत हो जाएगी इस प्लेन के लिए, इसलिए प्लेन को ऊपर उड़ा जाता है। कन्फ्यूजन की बात करें तो सम स्टूडेंट इसको सोच लेते हैं कि ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर का। नो, सनस्क्रीन तो लगाते हो पर रियल सनस्क्रीन तो स्ट्रेटोस्फेयर है। अगर ये ना हो ना तो चमड़िया दोस्तों को लगाएंगी, स्किन कैंसर हो सकता है। देखो अब मीजोफियर आ गया अपना। मीजोफियर ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊपर देखने को मिलेगा। कोल्डेस्ट लेयर होती है, और मेटेवर्स बर्न अप यहाँ होता है, और अर्थ बचाता है ये लेयर को। देखो की पॉइंट्स की बात करें, कोल्डेस्ट लेयर है। मेट्रॉइड जो बर्न होते हैं यहाँ पर शूटिंग स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। फनी लाइन ये है कि मेटेवर आएगा तो मेजोनफेयर ने बोला कि पहले मैं आता हूँ, मतलब वो रोकेगा उसको, ठीक है, एक प्रकार से मतलब रोकेगा। और आयनोस्फीयर दोस्तों 80 किलोमीटर से भी ऊपर आएगा, सबसे ऊपर की लेयर होती है। कंटेन करती है आयन इलेक्ट्रॉन को, रिफ्लेक्ट करती हैं रेडियो वेव्स। इंपोर्ट फॉर कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट वगैरह आप जाते हैं, इसमें वेव फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है डेंजरस रेज को। की पॉइंट इसमें क्या है, आयन फरस इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट रेडियो आ जाएंगे। ब्लॉक हार्मफुल रेड, यूवी रेड, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लेशन होने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि छेद होता है, जिसमें हम अभी गर्मी आ रहा है तो मतलब गर्मी है ही, तो उसमें क्लोरोफ्लो कार्बन जो रिलीज करते हैं फ्रिज वगैरह, तो इसमें ये भी ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गर्मी पड़ने लगेगी, पेड़ लगाइए आप लोग, ठीक है, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और नेचर का ख्याल रखिए। इसलिए इकोलॉजी वगैरह पढ़ाया जाता है हमको, सबसे ज़्यादा यूपीएससी वगैरह में भी इंपॉर्टेंट होती हैं सारी चीज़ें। तो अगर आयनोस्फीयर में ईवीएस होता है, उसमें एनवायरमेंटल साइंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंपलसरी होता है बहुत सारे एग्जाम्स में ईवीएस, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो अगर आयनोस्फीयर ना होता तो रेडियो एफएम भी चुपचाप होता। तो गाइज ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।